नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरआरबी पीओ पार्ट 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस पर बेस्ड है। आज का फोकस थोड़ा अलग है। हम सिचुएशन अवेयरनेस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जो बैंकिंग ऑपरेशन से डायरेक्टली जुड़ते हैं, और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इन क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करें इफेक्टिवली। वीडियो देखने का आपका जो बेस्ट तरीका, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं आपको इस बार फिर बता रहा हूँ कि आप इस वीडियो को पहले एक बार में पूरा देखें ध्यान से। हो सके तो आप ईयरफोन लगा के देखें। जब आप रिपीट में देखें तो आप पॉज करके देखें। जैसे मैंने अगर क्वेश्चन बोला तो पहले आप खुद आंसर दें, उसके बाद आप मेरा दोबारा आंसर सुनें। आप उस आंसर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको ठीक लगे। इसके अलावा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्ट 1, 2, 3 के लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ स्टेप बाय स्टेप बनाई गई है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आरआरबी स्पेसिफिकली, वाई नॉट अ कमर्शियल बैंक वेयर यू माइट गेट बेटर फैसिलिटी एंड एक्सपोजर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरा मेन रीज़न आरआरबी ज्वाइन करने का ये है, यहाँ रियल और मीनिंगफुल इम्पैक्ट क्रिएट होता है। जहाँ कमर्शियल बैंक ज़्यादा फोकस करते हैं प्रॉफिट और अर्बन एरियाज़ पर, वहीं आरआरबीज़ का क्लियर और यूनिक मिशन होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल इंडिया। सर, लेटेस्ट कंसोलिडेशन के बाद 1 मई 2025 से अंडर वन स्टेट वन आरआरबी पॉलिसी के अंडर अब 28 रीजनल रूरल बैंक ऑपरेट कर रहे हैं, जो 26 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज़ में हैं। इनके पास लगभग 22,000 ब्रांचेस हैं, जिसमें 92% ब्रांचेस रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में लोकेटेड हैं। जो चीज़ सर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है मुझे, वो है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मैंडेट। एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मास्टर डायरेक्शन, आरआरबीज़ को अपने टोटल क्रेडिट का 75% प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करना होता है, जैसे एग्रीकल्चर, स्मॉल फार्मर्स और वीकर सेक्शन। सर, ये टारगेट कॉमर्शियल बैंक के 40% टारगेट से ऑलमोस्ट डबल है। सर, रियल डेवलपमेंट तब होता है जब क्रेडिट उन लोगों तक पहुंचता है जिनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आरआरबी सिर्फ लैंडिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये असेंशियल गवर्नमेंट सर्विस भी सपोर्ट करते हैं, जैसे मनरेगा वेज डिस्बर्समेंट, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन। सर, आरआरबी में काम करने का मतलब डायरेक्टली नेशनल बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करना, रूरल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना, और ये मुझे सिर्फ हाई वैल्यू अर्बन ट्रांजैक्शन हैंडल करने से ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ क्रेडिट अप्रेजल, व्हाट प्रोसेस डू यू फॉलो व्हेन इवेल्युएटिंग अ लोन एप्लीकेशन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, क्रेडिट अप्रेजल का मतलब होता है ये इवेल्युएट करना बोरोवर लोन रीपे कर पाएगा या नहीं। सर, क्रेडिट अप्रेजल के लिए हम जनरली 5 C's ऑफ क्रेडिट को एनालाइज करते हैं। सबसे पहला आता है करेक्टर। इसमें हम बोरोवर की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं, मेनली सिबिल स्कोर के थ्रू, ताकि रीपेमेंट बिहेवियर समझा जा सके। सेकंड है सर कैपेसिटी। इसमें बोरोवर की इनकम और रीपेमेंट एबिलिटी एसेस की जाती है, ताकि ईएमआई कंफर्टेबली पे हो सके। थर्ड है सर कैपिटल, यानी बोरोवर का ऑन कंट्रीब्यूशन कितना है, जो ये दिखाता है कि बोरोवर का खुद का स्टेक भी लोन में है। फोर्थ है सर कोलेटरल। इसमें जो सिक्योरिटी लोन के अगेंस्ट ऑफर की जाती है उसकी वैल्यू को इनफोर्सबिलिटी भी चेक की जाती है। और लास्ट है कंडीशन। इसमें लोन का पर्पस और करंट इकोनॉमिक कंडीशन को एवेल्युएट किया जाता है। सर, इसके बाद हम डॉक्यूमेंट थॉरोली वेरीफाई करते हैं, जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम डॉक्यूमेंट और बैंक स्टेटमेंट। अगर बिजनेस लोन है तो हम जीएसटी रिटर्न और आईटीआर फाइलिंग भी चेक करते हैं। सर, क्रेडिट अप्रेजल का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बैंक को एनपीए से प्रोटेक्ट किया जाए, और साथ ही जेन्युइन क्रेडिट वर्दी कस्टमर को लोन दिया जा सके। अगर क्रेडिट अप्रेजल प्रॉपर हो तो बैंक और बोरोवर दोनों को इस ट्रांजेक्शन का बेनिफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी अबाउट द क्रॉप ग्रोन इन योर रीजन, नेम 5 खरीफ एंड 5 रबी क्रॉप। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरे रीजन में दोनों सीजनल क्रॉप कल्टीवेट किए जाते हैं। सर, खरीफ क्रॉप मानसून सीजन में शो होते हैं, जनरली जून जुलाई, और हार्वेस्ट होते हैं सितंबर अक्टूबर के टाइम। सर, 5 मेन खरीफ क्रॉप हैं, राइस, मेज, कॉटन, ग्राउंडनट और सोयाबीन। ये क्रॉप लार्जली मानसून रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। एंड सर, रबी क्रॉप मानसून के बाद सो किए जाते हैं अराउंड अक्टूबर नवंबर में, और हार्वेस्ट होते हैं मार्च अप्रैल में। सर, 5 इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप हैं, वीट, बार्ले, मस्टर्ड, चिकपीस और पीस। ये क्रॉप कूलर वेदर और इरिगेशन फैसिलिटी पर डिपेंड करते हैं। सर, अपने बैंकिंग रोल के दौरान मैंने काफ़ी किसान क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस किए हैं, जिससे मुझे एग्रीकल्चरल साइकिल और फार्मर रिक्वायरमेंट को बेटर समझने का मौका मिला है। सर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के फाइनेंशियल ईयर 24-25 एस्टीमेट के अकॉर्डिंग
खरीफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन 1664 लाख मेट्रिक टन रही और रबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन 1645 लाख मेट्रिक टन रही। ये क्लियरली शो करता है दोनों सीजन इंडिया की फूड सिक्योरिटी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, हाउ वुड यू प्रमोट इट एट ब्रांच लेवल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है सभी लोगों को, स्पेशली वल्नरेबल और लो इनकम ग्रुप को अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विस का एक्सेस देना। इसमें सेविंग अकाउंट, क्रेडिट, इंश्योरेंस और पेंशन सर्विस सब इंक्लूड होते हैं। ओवरऑल गोल ये होता है कि हर सिटीजन फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम का पार्ट बने। सर, ब्रांच लेवल पर मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को कुछ प्रैक्टिकल स्टेप के थ्रू प्रमोट करूँगा। सबसे पहले मैं नियर बाई विलेजेस और लोकल एरियाज़ में फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज करूँगा, जहां लोगों को बैंकिंग बेनिफिट और गवर्नमेंट स्कीम के बारे में सिंपल लैंग्वेज में समझाया जा सके। सर, मार्च 2025 तक 50 करोड़ से ज़्यादा जनधन अकाउंट ओपन हो चुके हैं, जो ये प्रूव करता है जब लोगों को बेनिफिट समझ आते हैं तो पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। सेकंड स्टेप होगा सर, मैं बैंक मित्र का इफेक्टिव यूज़ करूँगा ताकि उन एरियाज़ तक भी रीच हो सके जहाँ ब्रांच प्रेजेंस नहीं है। करेंटली सर, देश भर में लगभग 13.55 लाख बैंक मित्र का नेटवर्क है जो लोगों को बेसिक बैंकिंग सर्विस से कनेक्ट कर रहा है। थर्ड सर, मैं जीरो बैलेंस अकाउंट पर फोकस करूंगा, साथ ही रिलैक्स्ड केवाईसी नॉर्म्स का बेनिफिट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तक पहुंचाया जाएगा। सर, मैं डिजिटल बैंकिंग को भी प्रमोट करूंगा, इसमें यूपीआई और मोबाइल बैंकिंग, ताकि ट्रांजैक्शन इजी, फास्ट और ट्रांसपेरेंट हो सके। इसके अलावा सर, मैं वुमेन फोकस्ड इंक्लूजन पर भी काम करूंगा, क्योंकि लगभग 56% जनधन अकाउंट वुमेन के नाम पर हैं। साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेट करके एलिजिबल बेनिफिशरीज को डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम के लिए आइडेंटिफाई करना भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होगा। अगर ये स्टेप प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए जाएँ तो ब्रांच लेवल पर फाइनेंशियल इंक्लूजन इफेक्टिवली अचीव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू आर पोस्टेड एज अ मैनेजर एट योर ब्रांच, हाउ विल यू इंक्रीज डिपॉजिट इन योर ब्रांच। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अगर मुझे ब्रांच मैनेजर के रूप में पोस्ट किया जाता है तो मैं 3 की स्ट्रेटजी फॉलो करूंगा डिपॉजिट बेस बढ़ाने के लिए। तो पहली स्ट्रेटजी होगी प्रधानमंत्री जनधन योजना पर फोकस करना। लेटेस्ट पीआईबी डेटा के अकॉर्डिंग 55 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट ओपन हो चुके हैं, जिसमें टोटल डिपॉजिट लगभग 2.46 लाख करोड़ है। सर, मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज करूंगा, जिसमें नए अकाउंट ओपन हो और डोरमेंट अकाउंट को भी रीएक्टिवेट किया जा सके। स्पेशल फोकस रहेगा वुमेन कस्टमर पर, क्योंकि अराउंड 56% वुमेन के नाम पर हैं। सेकंड स्ट्रेटजी होगी पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस। मैं कस्टमर को सेगमेंट वाइज क्लासीफाई करूंगा, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम प्रमोट करूंगा और सैलरीज इंडिविजुअल के लिए रिकरिंग डिपॉजिट और सिस्टमेटिक सेविंग प्लान एनकरेज करूंगा, ताकि रेगुलर सेविंग हैबिट डेवलप हो। थर्ड होगी सर कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम। मैं कॉलेज, हाउसिंग सोसाइटी और लोकल बिजनेसेस में अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करूंगा, जिससे ब्रांच के डिपॉजिट प्रोडक्ट के बारे में लोगों को क्लियरली समझाया जाए। और इसके साथ साथ मैं अपनी टीम को ट्रेन करूंगा, ताकि एग्जिस्टिंग कस्टमर को डिपॉजिट प्रोडक्ट के साथ इंश्योरेंस लिंक स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना इफेक्टिवली क्रॉस सेल किया जा सके। सर, इन सब स्टेप्स का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होगा लो कॉस्ट डिपॉजिट बढ़ाना, कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड करना और ब्रांच के स्टेबल ग्रोथ को इंश्योर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ कस्टमर कम्स टू यू एंड से देयर यूपीआई ट्रांजैक्शन हैज फेल्ड बट द अमाउंट वाज डेबिटेड फ्रॉम देयर अकाउंट, व्हाट स्टेप विल यू टेक टू रिजॉल्व द इशू। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मैं इस सिचुएशन को सिस्टमेटिक और कस्टमर फ्रेंडली मैनर में हैंडल करूंगा। सबसे पहले सर, मैं ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक करूंगा ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर या यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी के थ्रू। उसके बाद मैं कस्टमर को रीअश्योर करूंगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और अमाउंट डेबिट हो गया है तो ऑटो रिवर्सल T+1 डेज़ के अंदर हो जाता है, यानी नेक्स्ट वर्किंग डेज तक। अगर T+1 डेज़ के अंडर ऑटो रिवर्सल नहीं होता तो मैं इमीडिएटली कंप्लेंट रेज करूंगा बैंक के इंटरनल सिस्टम में। इस कंप्लेंट में मैं कंप्लीट ट्रांजैक्शन डिटेल मेंशन करूंगा, जैसे यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी, डेट, टाइम और अमाउंट। सर, आरबीआई सर्कुलर के अकॉर्डिंग अगर बैंक की तरफ से T+1 डे से ज़्यादा डिले होता है तो कस्टमर कंपनसेशन का एंटाइटल होता है। ये कंपनसेशन होता है ₹100 पर डे। हर एक डे के डिले के लिए
जो ऑटोमेटिकली कस्टमर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। सर अगर इशू 30 डेज़ के बाद भी रिजॉल्व नहीं होता तो मैं कस्टमर को RBI इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के थ्रू इशू एस्केलेट करने के लिए गाइड करूँगा। पूरा प्रोसेस के दौरान सर मैं रेगुलर कम्युनिकेशन मेंटेन करूँगा ताकि कस्टमर को हर स्टेप का प्रॉपर अपडेट मिलता रहे और उनका कॉन्फिडेंस बैंक के साथ बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू इंक्रीज कासा इन अ रूरल ब्रांच। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर कासा मोबिलाइजेशन रूरल ब्रांच में एक स्ट्रेटजिक अप्रोच से होता है जिसमें गवर्नमेंट स्कीम और डिजिटल इनिशिएटिव दोनों का यूज़ किया जाता है। सर सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना पर फोकस करूंगा जिसमें 55 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट ओपन हो चुके हैं और लगभग 67% अकाउंट रूरल और सेमी अर्बन एरियाज़ में है। इसके लिए सर मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कंडक्ट करूंगा ताकि नए जनधन अकाउंट ओपन हो सकें और डोरमेंट अकाउंट एक्टिवेट किए जा सकें, क्योंकि अराउंड 56% प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट वुमेन के नाम पर हैं। मैं स्पेसिफिकली वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को टारगेट करूंगा जिससे कासा डिपॉजिट स्टेबल बने। सर सेकंड अप्रोच होगी, मैं डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करूंगा जो RBI के डिजिटल बैंकिंग चैनल फ्रेमवर्क जनवरी 2026 से इफेक्टिव है। इसके थ्रू रूरल कस्टमर को मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी मिलती है जो ट्रांजैक्शन को ईजी और कन्वीनियंट बना देता है। थर्ड सर मैं बिजनेस करेस्पॉन्डेंट का इफेक्टिव यूज़ करूंगा स्पेशली डोर स्टेप बैंकिंग के लिए जैसे पेंशन, डिपॉजिट और मनरेगा वेजेस। और लास्ट में सर मैं ऐसे डिपॉजिट स्कीम डिज़ाइन करूंगा जो हार्वेस्ट सीजन के साथ अलाइन हो, क्योंकि उस टाइम पर फार्मर्स के पास मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है। इस तरह से सर गवर्नमेंट स्कीम, डिजिटल एडॉप्शन और सीजनल प्लानिंग के थ्रू सस्टेन कासा ग्रोथ अचीव की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाट अ कोर बैंकिंग सोल्यूशन। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी CBS एक सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो बैंक की सारी ब्रांचेस को सिंगल सेंट्रल डेटाबेस से कनेक्ट करता है। सर कोर का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रियल टाइम एक्सचेंज। सर CBS का मतलब ये है कि कस्टमर सिर्फ ब्रांच का नहीं बल्कि बैंक का कस्टमर होता है। सर CBS की वजह से कस्टमर किसी भी ब्रांच से बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर सकता है, सिर्फ उस ब्रांच से नहीं जहाँ अकाउंट ओपन हुआ हो। सर जैसे अगर मैंने अकाउंट चेन्नई ब्रांच में ओपन किया है तो मैं मुंबई या दिल्ली की किसी भी ब्रांच से कैश डिपॉजिट या विड्रॉल कर सकता हूँ। ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि सारा कस्टमर डाटा सेंट्रली स्टोर्ड होता है। सर CBS के मेजर बेनिफिट भी हैं। सबसे पहला बेनिफिट है रियल टाइम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है अकाउंट बैलेंस इमीडिएटली अपडेट हो जाता है। सेकंड बेनिफिट है 24/7 बैंकिंग सर्विस जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ATM सर्विस। सर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से CBS से ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और मैनुअल एरर का रिस्क कम हो जाता है। सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना खुद का कोर बैंकिंग सिस्टम यूज़ करता है जिसका नाम है ई-कुबेर, जो 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके थ्रू बैंक्स RBI के साथ अपने करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं और एनीवेयर एक्सेस कर पाते हैं। सर ओवरऑल CBS ने बैंकिंग को ब्रांच सेंट्रिक से कस्टमर सेंट्रिक बना दिया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, टेल मी हाउ विल यू हैंडल एन एंग्री कस्टमर हु इज़ क्रिएटिंग अ सीन इन द ब्रांच। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर एंग्री कस्टमर को हैंडल करने के लिए पेशेंस और एम्पैथी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले सर मैं खुद काम रहूँगा, कस्टमर को सेपरेट केबिन या सिटिंग एरियाज़ में ले जाऊँगा ताकि प्राइवेसी मेंटेन रहे और ब्रांच के बाकी कस्टमर डिस्टर्ब ना हो। उसके बाद मैं कस्टमर की बात पूरी ध्यान से सुनूंगा बिना इंटरप्ट किए, क्योंकि कई बार कस्टमर सिर्फ ये फील करना चाहता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। फिर सर मैं सिंसियरली अपोलोजाइज़ करूँगा फॉर द इनकन्वीनियंस और क्लियरली अश्योर करूँगा कि उनका इशू मेरी प्रायोरिटी है। उसके बाद मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछूंगा ताकि एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ जा सके और जहां पॉसिबल हो इमीडिएट सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर सर इशू मेरी अथॉरिटी से के लेवल से बाहर है तो मैं उसे ब्रांच मैनेजर को एस्केलेट करूंगा, लेकिन कस्टमर को हर स्टेप पर इन्फॉर्म्ड रखूंगा। सर RBI के इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम जो 12 नवंबर 2021 को लॉन्च हुई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर कस्टमर 30 डेज़ के अंदर रेजोल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं होता तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है थ्रू पोर्टल या टोल फ्री नंबर पर कॉल करके। सर मेरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मैं एंग्री कस्टमर को सेटिस्फाइड कस्टमर में कन्वर्ट कर सकूं थ्रू जेन्युइन केयर, क्लियर कम्युनिकेशन और क्विक एक्शन के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।